मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास गूंगा भाग 2। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मैं सावधानी के साथ उनकी ओर अपनी गाड़ी के बीच एक आध गाड़ी को रखी पीछा करती रही। अंततः उनकी गाड़ी पागल खाने के गेट पर जाकर रुकी। मैंने उनसे काफी पीछे जैन रोक ली थी। दिमाग में सवाल कौन था, यहाँ क्यों आए हैं ये? और अचानक अखबार में छपी एक न्यूज झपाक से मेरे जहन में फ्लैश हुई। ढेर सारी खबरों के बीच छपी एक छोटी सी न्यूज। उसका हेडिंग था, पागलपन के दौरे में एक माँ ने अपने बच्चे को मार डाला। उस न्यूज की डिटेल भी पढ़ी थी मैंने। जहां तक उस वक्त मुझे याद था, उसमें लिखा था, सिविल लाइन एरिया के बंगला नंबर 405 में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। नीलम कटारिया नाम की एक औरत को पागलपन का दौरा पड़ा और इस दौरे में उसने अपने ही बेटी को 2 मंजिले टेरेस से नीचे फेंक दिया। बच्चे की उम्र 1 साल थी, जिसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जब वह संवाददाता वहां पहुंचा, बच्चा खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी। बच्चे की मौत सिर फट जाने के कारण हुई और मां यानी नीलम कटारिया गुमसुम सी थी, जैसे उसे इल्म ही ना हो कि उसने अपने बच्चे की जान ले ली है। विदित रहे, यह वही नीलम कटारिया है जिसका कुछ ही दिन पहले अपने पति से तलाक हुआ था। उस वक्त भी उसके पति ने उस पर यह आरोप लगाया था कि नीलम कटारिया की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसी बेस पर उसने कोर्ट से बच्चे को अपनी सुपुर्दगी में देने की अपील की थी, परंतु कोर्ट ने यह मानते हुए कि इतने छोटे बच्चे पर पहला हक उसकी मां का है, नीलम कटारिया के पति की अपील खारिज कर दी। फिलहाल नीलम को पागल खाने भेज दिया गया है। ऐसा ही कुछ छपा था अखबार में। शब्द इधर उधर हो सकते हैं मगर सार यही था। परंतु भला उस खबर से संदीप का क्या संबंध हो सकता है? नीलम कटारिया नाम की औरत की तो बात ही दूर, पूरे सिविल लाइन एरिया में हमारा कोई परिचित नहीं रहता था। मां के हाथों बच्चे की मौत, हादसा वाकई दर्दनाक था, लेकिन उसे पढ़कर कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति की तो वह हालत बिल्कुल नहीं हो सकती थी जो संदीप की हुई थी, जो उस हादसे से सीधा साधा जुड़ा हुआ ना हो। उस न्यूज में कोर्ट का भी तो जिक्र था। मुमकिन है नीलम कटारिया और उसके पति का मामला इन्हीं की कोर्ट में आया हो। इसी नाते इस संदर्भ में इन्हें कोई ऐसी बात पता हो जिसकी वजह से इन्हें न्यूज पढ़कर गुस्सा आया हो। वह सब क्या उटपटांग सोची चली जा रही हूं मैं। संदीप जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। भला तलाक के मुकदमों से इनका क्या मतलब? वह तो फैमिली कोर्ट का मसला होता है। फिलहाल मेरे पास पागल खाने के अंदर जाकर यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वे वहां क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं या किससे क्या बातें कर रहे हैं। बस इतना ही देख सकी। कुछ देर बाद गेट खुला और उनकी गाड़ी अंदर चली गई। मैं जहां थी वहीं रही, बैठी रही ड्राइविंग सीट पर। इसके अलावा मेरे पास चारा भी क्या था? करीब 1 घंटे के बाद संदीप की गाड़ी पागल खाने के गेट से बाहर निकली नजर आई। मैंने राहत की सांस ली। वह 1 घंटा मुझे वहां गुजारना भारी पड़ गया था। फौरन जेन स्टार्ट करके उनके पीछे लगा दी। यहाँ से वे सीधे अपने बंगले पर यानी घर पहुंचे। उस वक्त उन्होंने लोहे के बंद गेट को खुलवाने के लिए हॉर्न बजाया था। जब मैं एक स्कूल बस को आड़ बनाए बंगले से आगे निकल गई, मैंने उनके साथ ही साथ बंगले पर पहुंचना मुनासिब नहीं समझा था। करीब 10 मिनट सड़कों पर निरुद्देश्य घूमती रही। उसके बाद बंगले पर पहुंची। संदीप लॉबी में बैठे सिगार फूंक रहे थे। उस वक्त मैंने उनमें एक और परिवर्तन देखा। गोल्डन फ्रेम वाला बिल्कुल काले ग्लास का चश्मा लगाए हुए थे वे जो बाहर भी धूप का चश्मा नहीं लगाते थे, वे घर के अंदर लॉबी में चश्मा लगाए बैठे थे। पता नहीं क्यों
मेरी इच्छा हुई यह चश्मा हटना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी पर बैठी किसी स्टैचू की नाक पर ऐसा चश्मा रख दिया गया हो जो उस चेहरे पर बाल बराबर भी फिट नहीं था। मुझे लगा उसे उन्होंने पहना ही अपनी आंखें छुपाने के लिए है। अरे, मैंने चौंकने का नाटक किया। आप कब आए? क्यों? पत्थर के होठों से व्यंग्यात्मक लहजा निकला। क्या तुमने पोर्च में खड़ी मेरी गाड़ी नहीं देखी? बौखला कर रह गई मैं। बात सही थी, मैं बाहरी से आ रही थी, पोर्च में खड़ी गाड़ी देख ही ली होगी, फिर उन्हें यहाँ देखकर मैं चौंकी क्यों थी? यह तो बेवकूफी हो गई थी। मुझे लगा वचालता मेरे बस का रूप नहीं है। बहुत ही कच्ची जासूस साबित हो रही थी मैं। बावजूद इसके थोड़ा सा बौखलाने के बाद बात को संभालने का प्रयत्न करती बोली, वही तो, आज आप बीच में ही चले आए। मन नहीं लगा, बस उतना ही उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद थी वह पूछेंगे मैं कहाँ गई थी। बहाना तैयार था, ब्यूटी पार्लर। मगर उन्होंने पूछा ही नहीं, जैसे कोई मतलब ही ना हो। चाहे जहां भटकती फिरूं उनकी बला से। उनके सवाल ना करने ने भी मुझे ठेस पहुंचाई। कुछ लेंगे? पूछने के साथ मैं कुर्सी पर बैठ गई। टका सा जवाब दिया उन्होंने। नहीं, मैं संदीप से बात करना चाहती थी, सो कहा। घर के अंदर चश्मा पहन रखा है तुमने, तुम्हें कुछ दिक्कत है? हाँ। मुझे उम्मीद थी वे पूछेंगे क्या, और तब मैं मन की बात कहूंगी, मगर उन्होंने नहीं पूछा। अंदर ही अंदर झुंझला गई मैं। सामने वाला वह ना पूछे जो स्वाभाविक रूप से उसे पूछना चाहिए, तो झुंझलाहट आएगी ही। उस झुंझलाहट को मैंने कुछ यूं व्यक्त किया, पूछिए ना, क्या दिक्कत है मुझे? बता दो, संदीप ने लट सा मारा। तुम्हारे फेस पर यह बिल्कुल नहीं जच रहा। क्या यह बात मैंने तुमसे पूछी थी? कौन सी बात? चश्मा जच रहा है या नहीं? नहीं। फिर अपनी राय क्यों दी? अरे, तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मैंने जानबूझकर अर्धांगिनी शब्द यूज किया। संदीप ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? मैंने वह तो नहीं पूछा जो पूछने के लिए तुमने मना किया है। क्या हम कोई और बात भी, कोई काम की बात हो तो करो। उन्होंने शुष्क स्वर में मेरा वाक्य काट दिया। मैं भी बहस पर आमदा हो गई। पति पत्नी के बीच यह बात भी काम की हो सकती है कि किसी एक दूसरे की पहनी हुई कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। प्लीज कविता। कविता कविता कविता, 1 महीने से यही नाम सुनती चली आ रही हूँ। कवि कहना भूल गए हो क्या? मैं अपने सारे औसान खो चुकी थी। क्या तुम भूल गए हो संदीप कि सारा जमाना भले ही मुझे कविता कहे, मगर तुम कवि कहते हो, कवि। वे उठे और तेज कदमों के साथ सीढ़ियों की तरफ चल दिए। संदीप, मैं दौड़कर उनके नजदीक पहुंची और बाजू पकड़कर बोली, कहाँ जा रहे हो? वे मेरी तरफ घूमकर बोले, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं। और मैं लड़ने के मूड में हूं, बल्कि लड़ रही हो, वही खुरदुरा स्वर। झटका सा लगा मुझे। ठीक ही तो कह रहे थे संदीप, लड़ने ही तो लगी थी मैं, वरना भला मेरी इतनी ऊंची आवाज में बोलने का क्या मतलब? मगर जो हुआ बेध्यानी में हो गया था। मेरा इरादा उनसे इस अंदाज में बात करने का बिल्कुल नहीं था। वही कहा, संदीप, सच्चाई ये है कि मैं तुमसे बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती। लड़ना तो दूर, हल्का सा तनाव तक देना नहीं चाहती मैं तुम्हें, क्योंकि तुम तो पहले ही तनाव में नजर आ रहे हो। फिर ऊंची आवाज का मतलब? सब कुछ गैर इरादतन हो गया। मैं तो आराम से बैठकर तुमसे बातें करना चाहती थी। कोई प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में, उस पर डिस्कस करना चाहती थी, मगर तुमने इतना मौका ही नहीं दिया। बात अधूरी छोड़कर चल दिए। शायद इसलिए मेरी आवाज ऊंची हो गई। सॉरी। वे कुछ नहीं बोले, केवल देखते रहे मेरी तरफ। अब तो गारंटी से यह भी नहीं कह सकती थी कि वे मेरी तरफ देख रहे थे या किसी और तरफ। बेरी काले ग्लास उनकी आंखों को जो नहीं देखने दे रहे थे। हाँ, मैं जरूर धाड़ धाड़ कर रात दिल लिए उन्हें देख रही थी। जब काफी देर तक भी वे कुछ नहीं बोले, तो मैंने कहा, प्लीज संदीप। अब कहा उन्होंने, और ये कहा, बोलो। क्या बोलूं? मैं जैसे भूल गई थी कि मुझे क्या कहना है। तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? हाँ,
मैंने हड़बड़ाकर कहा, है तो सही, करो डिस्कस। कैसे कहती कैसे कहती उनसे कि डिस्कस करने का यह कोई तरीका नहीं है। भागने के लिए तैयार तुम हवाई घोड़े पर सवार लठमार भाषा में मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहे हो। किसी भी प्रॉब्लम पर डिस्कस आराम से बैठकर होता है, मगर मुझे लगा आराम से वे बैठेंगे नहीं और जिस खोज में मैं हूँ वे अधूरी रह जाएगी। अतः उसी पोजीशन में मैंने अपनी बात कहने का निश्चय करके भूमिका बांधनी शुरू की। आज सुबह के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी थी। तो कितने संक्षेप में सवाल किया था उन्होंने। उसी समय से दिमाग में एक सवाल है, पूछो। पहले यह तो जान लो खबर क्या थी, बताओ। मैंने बहुत गौर से उनके चेहरे को देखते हुए कहा, एक माँ ने अपने बच्चे को टेरेस से फेंक कर मार डाला। उनके मस्तक पर हल्का सा, बहुत हल्का सा बल पड़ा और बस। वैसे ही किसी बल को देखने के लिए तो मैंने ये बात कही थी। यही तो देखना चाहती थी मैं कि मेरे इस कहने पर पत्थर में शिकन पड़ती है या नहीं। शिकन का मतलब था मामला वही था। उसी सिलसिले में पागल खाने गए थे वे। इनके गूंगेपन का राज नीलम कटारिया के आसपास ही कहीं है। काश काश उस वक्त मैं उनकी आंखें देख सकती। आदमी की मना स्थिति को सबसे ज्यादा उसकी आंखें ही उजागर करती हैं। बल बस एक क्षण के लिए पढ़कर गायब हो गया था। अगले पल उनके मुंह से निकला, तो क्या तुमने भी वह खबर पढ़ी थी? मैंने पूछा। रद्द सवाल के जवाब में उन्होंने सवाल कर दिया, सीधी सादी बात करो, क्या डिस्कस करना चाहती हो? क्या वैसा हो सकता है? कैसा? एक माँ अपने बच्चे को टेरेस से फेंक कर मार सकती है? मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। अब मैं हकला गई। आपके दिमाग में? इसलिए वहां गया था। कहाँ? पागल खाने। क्यों? उससे मिलने। किससे? नन्ना नीलम कटारिया से। हाँ। क्या क्या रहा? मेरा मतलब किस नतीजे पर पहुंचे? वह वाकई पागल है और जो कुछ किया एक पागल ने किया है। मेरे ख्याल से भी माँ वैसा नहीं कर सकती थी, मगर पागल आखिर पागल है, कुछ भी कर सकता है। यानी अपने बच्चे को उसी ने मारा है। मैं नहीं जानती कि वह क्या कर बैठी है। ओह, कहने के बाद मैंने थोड़ा गैप दिया, फिर पूछा, लेकिन आप वहां क्यों गए थे? बताया तो है, वही जानने जो जान कर आया हूं। पर अखबारों में तो ऐसी रोज सैकड़ों खबरें छपती हैं। क्या आप सबकी पुष्टि करने? फिर तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हुई कि मुझसे डिस्कशन की जरूरत महसूस की? संदीप ने मुझी से सवाल कर दिया। क्योंकि यह खबर आम खबर नहीं थी। मां द्वारा बच्चे को मारने की खबर थी। नामुमकिन थी। अजीब बात है, मेरे लिए उसे आम खबर मान रही हो, अपने लिए खास। सीधी सी बात है, खबर पढ़कर मेरे दिमाग में भी वही सवाल कौंधा जो तुम्हारे दिमाग में कौंधा था। मगर मैं पुष्टि करने पागल खाने तो नहीं चली गई। बेताब तो थी मुझसे डिस्कस करने के लिए। बात तो एक ही हुई, यह जानने की जिज्ञासा कि क्या ऐसा हो सकता है। और नतीजा यह निकला, माँ अगर पागल हो जाए तो ऐसा कर सकती है। मैंने उन्हें बड़ी गहरी नजरों से घूरा था। और कुछ पूछना है? इसका मतलब तो ये हुआ, सुबह आपको गुस्सा भी इसी खबर को पढ़कर आया था। तुम ऐसा भी समझ सकती हो। कहने के बाद संदीप एक मिनट के लिए भी वहां नहीं रुके। घूमे और तेजी के साथ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। और एक महीना बाद, पूरे एक महीने बाद ऐसा क्षण आया जब मेरे होठ मुस्कुराने के अंदाज में फैले। मन ही मन में कह उठे, मत बताओ बच्चू, मत बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं खुद मालूम कर लूंगी। समझ चुकी हूँ तुम्हारे गूंगेपन का राज नीलम कटारिया के आसपास भटक रहा है। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो इस बात पर यकीन कर लूं कि तुम महज अखबार में खबर पढ़ने के कारण पागल खाने पहुंच गए। यकीनन इस प्रकरण से तुम्हारा पहले भी कोई ताल्लुक है और अब मेरा मकसद है उसी ताल्लुक का पता लगाना। मगर वह मुस्कान भी क्षणिक ही साबित हुई। कारण सीढ़ियों के नजदीक पहुंचकर संदीप अचानक ठिठक गए थे, घूमे और बोले, अब एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। कहिए।
मैंने सुबह भी कहा था, फिर कहता हूँ, उन्होंने चेतावनी सी दी। जासूस बनने की कोशिश मत करो। हड़बड़ा गई मैं। ऐसा क्या कोशिश की मैंने? तुमने मुझे फॉलो किया था। मेरे सिर पर पंप फोड़कर वे एक बार फिर घूमे और अपनी लंबी लंबी टांगों से सीढ़ियां चढ़ते चले गए। एक बार भी तो पलट कर मेरी हालत नहीं देखी उन्होंने। मुझे लग रहा था चक्कर खाकर अभी वहीं गिर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से सोफे का सहारा लेकर खुद को संभाला। हम दोनों एक ही बेड पर लेटे थे। वे उस कोने पर, मैं इस कोने पर। ना वे सो रहे थे ना मैं। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थी, मगर दिमागों में मानो हैलोजन जल रहे थे। यह तो नहीं जानती कि उनके दिमाग में क्या घुमड़ रहा था, मगर अपना जानती हूँ, मेरे दिमाग में अब भी शाम का वह सीन चकरा रहा था जब वे जिम जाने के लिए कहकर घर से निकले थे। मेरी छठी इंद्री ने कहा था, ये सुबह की तरह झूठ बोल रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं ये। कहाँ, समझ ना सकी थी। सोचा पीछा करूं, हिम्मत ना पड़ी। लगा सुबह तो भेद इन्होंने घर आकर खोला था, मगर अब ऐसी कोई कोशिश की तो रास्ते में ही बीच सड़क पर रुककर डांटना फटकारना शुरू कर देंगे। जिस शख्स की नजरों से सुबह अब इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद ना बच सकी, उस अवस्था में ना बच सकी जबकि पहले से उन्हें मेरे द्वारा पीछा किया जाने का गुमान तक नहीं होगा, तो अब जबकि वे जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तो कैसे छुप सकूंगी। इच्छा के बावजूद उनके पीछे नहीं गई। हाँ, एक चालाकी जरूर की। जिस जिम में जाते थे उस क्लब के रिसेप्शन पर फोन किया। कहा, मिस्टर संदीप सान्याल वहां होंगे, उनसे जरा बात करा दीजिए, मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। जवाब वही था जिसकी आशंका थी। वे तो आज नहीं आए। मैंने रिसीवर वापस रख दिया था। अब यह सवाल कि वे गए कहाँ हैं, किसी वाचाल सर्प की मानिंद मेरे जहन के आंगन में बहुत तेजी के साथ इधर से उधर दौड़ लगाने लगा, मगर जवाब ना मिलना था ना मिला। रोज 8:30 बजे आने वाला शख्स 9:30 बजे आया और मैंने पाया वे बेचैन थे। चेहरा पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सख्त और खुरदरा हो गया था। बेड पर पड़ी बहुत देर तक सोचती रही, बात छेड़ूं या नहीं। कभी कभी इंसान वह करता है जैसे दिमाग बार बार न करने के लिए कह रहा होता है। वही हुआ। संदीप कहाँ गए थे, यह जानने की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि दिमाग की हर चेतावनी के बावजूद मैं उन्हें पुकारी बैठी। संदीप। वे इस तरह उछल पड़े जैसे आसपास बम फटा हो। चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं सब कुछ भूलकर इसी सवाल में उलझ गई कि वे इतनी बुरी तरह चौंके क्यों। वही पूछा, क्या हुआ? वे मुंह से कुछ ना बोले। कांच की गोलियों में सवालिया निशान हैंग कर रहा था। तुम इतनी बुरी तरह चौंकी क्यों? मैंने पूछा। सूखी और जली हुई रोटी जैसा रूखा लहजा। वह कहो जो कहना चाहती हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते ना? गलतफहमी है तुम्हारी। अचकचा गई मैं। मुंह से निकला, मतलब बोलते हो? हाँ। मेरे दिल की दीवार पर उन्होंने कसकर पत्थर मारा। आंसू थे, रोकने की लाख चेष्टाओं के बावजूद आंखों में उमड़ ही आए। मेरी आवाज में रुलाई का पुट खुद ब खुद आ गया। तब तो तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है, क्योंकि इस क्योंकि से आगे के लफ्ज मैं पुरजोर कोशिश के बावजूद अपने मुंह से नहीं निकाल सकी थी। मुझ पर तरस खाने की जगह एक और लाठी मारी उन्होंने। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना है तो सो जाओ। और मैंने पूछ ही लिया, आज शाम कहाँ गए थे आप? जिम। मैंने वहां फोन किया था। क्यों? सब्जी नहीं थी, सोचा आपसे कह दूं वापसी में लेते आए। मोबाइल पर क्यों नहीं किया? पहले उसी पर किया था। मैंने जानबूझकर दुई अर्थी वाक्य बोला। आप मेरी रेंज से बाहर थे। खुद झूठ बोलती हो और सामने वाले से अपेक्षा करती हो कि वह सच बोले। उनके रूखे सूखे जवाब नुकीली कंकड़ बनकर मेरे दिमाग के फर्श पर लुढ़कते रहे। मोबाइल पर फोन तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस पर बात सीधी मुझसे हो जाती। यह पता नहीं लग पाता तुम्हें कि मैं हूं कहाँ, जबकि पता तुम्हें यही लगाना था कि मैं जिम में हूं या नहीं। मुझसे कोई बात नहीं करनी थी, कोई सब्जी नहीं मंगानी थी तुम्हें।
बात ठीक है, मुझे कहना पड़ा। दरअसल मुझे पहले ही आभास हो गया था कि आज आप जिम नहीं गए हो। जरूर से ज्यादा समझदार हो गई हो। एक बार फिर हमारे बीच खामोशी छा गई और एक बार फिर मैंने ही उस खामोशी को तोड़ा। अब तो बता दीजिए, कहाँ गए थे? हाई कोर्ट के एक जज से मिलने। क्यों? एक केस के सिलसिले में। कौन से केस के? बता भी दूंगा तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक बार फिर मैंने पहले सन्नाटे के बाद पूछा, क्या वह केस नीलम कटारिया से कनेक्टेड है? नहीं। मैंने कांच की गोलियों में कुछ तलाश करने की असफल कोशिश के साथ पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? यह जजमेंट तुम्हें लेना है। क्या जजमेंट लूं संदीप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऊल जलूल हरकतें बंद कर दो। उनके लफ्ज बर्फ की मानंद ठंडे। मैं बाद में क्लब पहुंचा था। रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हारे फोन के बारे में बताया, मगर मैंने पलट कर फोन नहीं किया। मैं चुप रही, सूझा ही नहीं क्या बोलूं। पूछो क्यों? क्यों फोन नहीं किया मैंने? क्यों? मुझे पूछना पड़ा। क्योंकि जानता था तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी। जो जानना चाहती थी अपनी चालाकी से जान चुकी हो। इस बार अपने एक एक शब्द पर जोर दिया उन्होंने। एक बार फिर कहूंगा, जासूस बनने की कोशिश मत करो। संदीप, ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम मुझसे अपनी अर्धांगिनी से छुपा रही हो? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खास तौर पर अर्धांगिनी से ही छुपाई जाती हैं। अपने करेक्टर के ठीक विपरीत बोल रहे थे वे। संदीप, कितने बदल गए हो तुम। तुम्हारे विचार। जब यह बात समझ ही गई हो तो दिमाग खराब मत करो, सो जाओ। कहने के बाद उन्होंने करवट ले ली थी। वह करवट इस बात का साफ साफ संकेत था कि अब वे मुझसे कोई बात करना नहीं चाहते। मेरा दिल चाह रहा था झपट पड़ूं उन पर, जबरदस्ती घुमा कर उनका चेहरा अपनी तरफ करूं और चीख पड़ूं, मैं पत्नी हूं तुम्हारी, मुझसे बात करनी पड़ेगी तुम्हें। मगर वैसा कुछ करने या कहने का मुझमें साहस नहीं था। बस चुपचाप पड़ी अपने जहन में काली घटाओं की मानंद घुमड़ रहे विचारों से अटखेलियां करती रही। उन्होंने कहा था वे हाईकोर्ट के किसी जज से मिलने गए थे। क्या ये सच था? कितने चालाक हो गए थे वे। खुद ही कह दिया, मैं तुमसे हमेशा सच नहीं बोलता। और कुछ बात ऐसी होती है जो खास तौर पर अर्धांगिनी से ही छुपाई जाती है। यह क्या बात कही इन्होंने? अर्धांगिनी से तो खास तौर पर किसी दूसरी औरत की बातें छुपाई जाती हैं। दूसरी औरत? सामने है तो सही एक औरत, नीलम कटारिया। हे भगवान, ये क्या सोच रही हूं मैं? क्या वह दूसरी औरत हो सकती है मेरे और संदीप के बीच? छी, संदीप के बारे में मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? दुनिया इधर से उधर हो सकती है, समुद्र सूख सकता है, चांद तारे सूरज निकलना बंद कर सकते हैं, जून में सर्दी और जनवरी में गर्मी पड़ सकती है, मगर मेरे संदीप के जीवन में दूसरी औरत नहीं हो सकती। इतने मजबूत विचारों के बावजूद मैं खुद को पागल खाने जाकर नीलम कटारिया से मिलने से ना रोक सकी। वह बेहद सुंदर थी। उम्र 25 साल। आप जानते ही हैं, संदीप 50 साल पूरे कर चुके थे। बावजूद इसके मैं उसे दूसरी औरत की नजर से देख रही थी। इसे स्त्री की स्वाभाविक शंकालु प्रवृत्ति का ही परिणाम कहा जा सकता है। मेरे सामने जब वह पहली बार आई तो आंखों ने ऊपर से नीचे तक उसे कई बार देखा। उसकी तुलना खुद से की, हालांकि कहाँ वह कहाँ मैं। उस जैसे जवान बच्चों की माँ, एक बहू की सास, 5 साल के बच्चे की दादी। मर्द का कोई भरोसा नहीं, जाने किस उम्र में किस उम्र की लड़की का दीवाना हो जाए। यह बात पता नहीं मुझसे कब और किसने कही थी, मगर जहन में अटकी पड़ी थी। इस बात का सबूत यह है कि तमाम असमानताओं के बावजूद मैं नीलम कटारिया को दूसरी औरत के नजरिए से देखने से बाज नहीं आई। बड़ा ही नपा तुला जिस्म था उसका, ठीक वैसा जैसियों की स्टैचू अजंता एलोरा की गुफाओं में लगे हैं। रंग कमल के फूल जैसा था, होठ गुलाब की पंखड़ियां, आंखें बड़ी बड़ी, मगर इस वक्त उनके चारों तरफ काले धब्बे बने हुए थे। बाल लंबे थे और अगर वे शैम्पू किए गए होते तो किसी भी मर्द को अपने मकड़ जाल में जकड़ सकते थे, मगर इस वक्त वे एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे।
उसने सफेद ब्लाउज, हरे रंग के चौड़े बॉर्डर वाली सफेद धोती पहन रखी थी। पागल खाने की ड्रेस थी। शायद वही हुआ जो लेडीज मेंटल हॉस्पिटल की इंचार्ज मुझे पहले बता चुकी थी। यह कि पहली नजर में मुझे नीलम कटारिया किसी भी कोण से पागल नहीं लगी। उस तक आसानी से नहीं पहुंच गई थी मैं। हद दर्जे की जद्दोजहद करनी पड़ी थी। मुश्किल से तो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। उसके बाद लेडीज विंग में। लेडीज विंग की इंचार्ज से जब मैंने कहा मैं नीलम कटारिया से मिलना चाहती हूँ, तो उसने मेरा परिचय पूछा। मैंने कहा मैं संदीप सान्याल की पत्नी हूँ। तो उसने तपाक से कहा कल तो वे खुद नीलम कटारिया से मिलने आए थे। अच्छा, मैं अनजान बनी, फिर सवाल किया, क्यों? पता नहीं। मैंने टो लेने की मंशा से पूछा। आपने पूछा नहीं? मैंने पूछा भी था और उन्होंने बता भी दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सच बोला था। वजह? उन्होंने कहा था एक मुकदमे के सिलसिले में मिलना है। तो एक पागल औरत भला उन्हें किसी मुकदमे से संबंधित क्या बात बता सकती है? शायद मुझे भी पागल समझ रहे थे वे। क्या वह वाकई पागल है? अरे इंचार्ज चौकी, शक क्यों है तुम लोगों को? लोगों से मतलब? मैंने बाल की खाल निकाली। कल आपके हस्बैंड ने भी यही पूछा था, क्या नीलम कटारिया वाकई पागल है? मैंने कहा अजीब बात कर रहे हैं आप। पागल नहीं होती तो यहाँ क्यों होती? वे बोले फिर भी मुझे उससे मिलना है। और आपने उन्हें मिला दिया। क्यों ना मिलाती, इस शक के बावजूद कि वे झूठ बोल रहे हैं। मजिस्ट्रेट हैं वे, उनके आदेश पर दूसरे लोग यहाँ आकर चाहे जिससे मिल सकते हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी? मैंने पूछा, क्या आप बता सकती हैं उन्होंने नीलम कटारिया से क्या बातें की? नहीं। वजह? मैं उससे अकेले में वे उससे अकेले में मिले थे। ओह, मेरे मुंह से बरबस ही ये शब्द निकला। फिर बोली, खैर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। नतीजतन मैं उसके सामने थी, नीलम कटारिया के सामने। वह सलाखों की उस तरफ थी, मैं इस तरफ। मेरे बेहद नजदीक पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों से दो सलाखें पकड़ी और पूरी तरह सामान्य अंदाज में कहा, कहिए आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलने आई हैं? मेरे दिमाग में ऐसे अनेक सवाल थे जिनके जवाब वह दे सकती थी, मगर सबसे बड़ा सवाल यह था, अपने सवाल कहाँ से शुरू करूं? सबसे पहले बहुत ध्यान से उसके चेहरे को देखना शुरू किया। यह मेरे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि जो कुछ मैं कहने वाली थी उसे सुनकर उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, यह मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब मैं कुछ भी नहीं बोली तो उसने पूछा, कौन है आप? सीधे सीधे अपना नाम ले दिया मैंने, कविता सान्याल। मैं जानना चाहती थी, क्या वह इस नाम से परिचित है? कौन कविता सान्याल? उसने पूछा। चेहरे पर भी ऐसा कोई भाव नहीं उभरा जैसे वह एक्टिंग कर रही हो। मैं इसी नतीजे पर पहुंची, कम से कम मेरे नाम से वह मुझे नहीं जानती, जबकि दूसरी औरत होती तो इस नाम से परिचित होनी चाहिए थी। अपने अंदर मैंने राहत महसूस की। बावजूद इसके उसके चेहरे को पहले से कहीं ज्यादा गौर से देखने के साथ मैंने कहा, मैं संदीप सान्याल की पत्नी हूँ। यह वाक्य मैंने ऐसे अंदाज में कहा था जैसे उसके दिमाग में बम फोड़ना चाहती हूँ, और अगर वह दूसरी औरत थी तो बम फूटना भी चाहिए था, मगर वैसा कुछ भी तो नहीं हुआ। बम फूटना तो दूर, चौंकने के हल्के के भाव तक नहीं उभरे थे उसके चेहरे पर। मुझे लगा उसके दूसरी औरत होने की बात मेरी गंदी सोचों की कल्पना केवल कल्पना थी। किसी मर्द की दूसरी औरत को मर्द की पत्नी को सामने देखते ही उछल पड़ना चाहिए था, मगर अगले पल उसने कहा, कौन संदीप सान्याल? उसका छोटा सा वाक्य मेरे दिमाग का विनाश उड़ा गया। ओ, तो तुम संदीप सान्याल को नहीं जानती, उसे जो कल ही तुमसे मिलने यहाँ आया था? इन विचारों ने दिल मिलाकर रख दिया मुझे। दंग रह गई उसके ठीक पने पर। जी चाह सलाखों के बीच से हाथ डालकर उसकी गर्दन मरोड़ डालूं। सफेद झूठ बोल रही थी वह, चेहरे पर जरा भी शिकन लाए बगैर। एक ही पल में मेरा यह विचार हवा हो गया कि वह दूसरी औरत नहीं है, बल्कि दृढ़तापूर्वक यह बात जम गई कि वह वही है
इतनी ज्यादा खेली खाई कि अपने चेहरे से कुछ भी प्रदर्शित नहीं होने दे रही थी। वह सपाट था, सपाट ही रहा। कमबख्त को मालूम नहीं था कि मुझे संदीप के यहाँ आने की जानकारी है, वरना वरना इतनी चालू तो वह थी कि ऐसा झूठ नहीं बोलती जो चलने वाला नहीं था। कम से कम इतना तो कह देती, क्या तुम उस संदीप सान्याल की बात कर रही हो जो कल यहाँ आया था? उसके ऐसा कहने पर भी मैं यह नहीं ताड़ सकती थी कि वह कल से पहले भी संदीप को जानती है, और यह भी नहीं ताड़ सकती थी कि वह बन रही है। उसके सिरे से ही संदीप सान्याल को जानने से मुकर जाने से मुझे यकीन हो गया मामला वही है जिसकी मुझे शंका थी। जिसके मन में चोर ना हो, भला उसे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उस वक्त मैं दांत किटकिटाकर रह गई जब उसने कहा, आपने बताया नहीं। कौन? संदीप सान्याल। जी तो चाह चीख पड़ूं। तेरा यार, वह संदीप सान्याल जो कल तुझसे मिलने आया था। हलक से जहर सा उगला। तो तुम किसी संदीप सान्याल को नहीं जानती? नहीं, यूं जवाब दिया उसने जैसे दुनिया में उससे भूली कोई हो ही नहीं। उसके अंदाज पर मेरा खून खौल उठा। जी तो न जाने क्या क्या चाहा, मगर मैं अपनी जासूसी को विराम नहीं देना चाहती थी। इसलिए शिव बनकर गुस्से रूपी जहर को कंठ में ही रोक लिया और बोली, छोड़ो इस बात को, बस यूं समझो मेरा नाम कविता सान्याल है। नाम तो पहले भी सुन चुकी हूँ, उसने कहा। इससे आगे भी तो कुछ होगी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, यही कहूंगी। यह बात मैं पहले ही सोचकर आई थी। मुझसे क्या चाहती हैं? अपने पति से क्या झगड़ा था तुम्हारा? यह भी कोई पूछने वाली बात है? सारी दुनिया को पता है। फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसने मेरे भाई को मार डाला था। क्या? मेरे हलक से चीख निकल गई। यकीन ही नहीं आया कि उसने वही कहा है जो मेरे कानों ने सुना। हकलाहट से निकलती चली गई हलक से। क्या कह रही हो तुम? भाई को? तुम्हारे पति ने तुम्हारे भाई को मार डाला? हाँ। क्यों? बदमाश जो था साला। पहली बार वह मुझे पागल सी लगी। हरामी, एक नंबर का गुंडा। कौन? तुम्हारा पति या भाई? पति। वह हंसी। पति, परमेश्वर। मगर मैंने उसके बच्चे को मार डाला। हिसाब बराबर। उसे टेरेस से फेंक दिया मैंने। पर वह बच्चा तुम्हारा भी तो था। हाँ, मेरा क्यों होता? पाप की निशानी था वह पाप की। हाँ, सुना तो है ऐसा। मैंने मामले की तह में पहुंचने की गर्ज से कहा। तुम्हारे पति को शक हो गया था कि वह बच्चा उसका नहीं है। तुम्हारे पाप की निशानी? गलत बात। मेरी बात काटकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें टेढ़ी करके मेरी तरफ देखा। था तो उसी का। पर मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या सुना है? यह कि कहने के बाद मैंने ऐसी नजरों से चारों तरफ देखा जैसे जानना चाहती हूँ कि हमारी बातें कोई और तो नहीं सुन रहा है। फिर उसके फेस पर झुकती हुई फुसफुसाई, अपने बच्चे की हत्या तुमने नहीं की, उसे तुम्हारे पति ने टेरेस से फेंक कर मार डाला। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि बच्चा भले ही उसका सही, मगर उसे शक हो गया था कि वह उसका है जिससे तुम मोहब्बत करती हो। इसलिए तो उसने तुमसे तलाक लिया था। अरे, इस बार उसकी आंखें हैरत से फट पड़ी। जो बात मैंने किसी को नहीं बताई वह तुम्हें कैसे पता लग गई? मैंने धाड़ धाड़ कर रहे अपने दिल को काबू में रखने का प्रयत्न करते हुए पूछा। सच्चाई यही है ना? बड़ी पहुंची हुई जर्नलिस्ट हो तुम। मगर मगर पूरी सच्चाई तुम्हें भी नहीं पता। पूरी सच्चाई से मतलब? कान यहाँ लाओ, बताती हूँ। उसने भी मेरी तरह फुसफुसाते हुए कहा था, और मैं बेवकूफी कर बैठी। ऐसी बेवकूफी जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरी सच्चाई जानने के लिए इतनी पगलाई हुई थी कि उसने कहा, और मैंने बगैर सोचे समझे अपना दायां कान उसके मुंह के नजदीक कर दिया। वह यूं झपटी जैसे बिल्ली चूहे पर झपटती है। चीख निकल गई मेरे मुंह से। कान का एक कोना उसके दांतों के बीच जो दबा था। गनीमत रही उसके दांतों को कोना ही मिला। पूरा कान जबड़े में नहीं फंसा। मुझे पूरा यकीन है ऐसा हो जाता तो वह मेरा पूरा कान चबा जाती। आदमी जब मुसीबत में फंसता है तो उसके हाथ पैर
ऑटोमेटिक अंदाज में एक्शन करते हैं। वही हुआ, जाने कब और कैसे मेरे दाएं हाथ ने सलाखों के बीच घुसकर उसके पेट में घूंसा मारा। चीखने के लिए उसका मुंह खुला और मेरा कान आजाद हो गया। उधर वह खिलखिलाकर हंस रही थी। बड़ी ही डरावनी खिलखिलाहट थी वह। जब हंस चुकी तो आंखें गोल करके पलकों से बाहर निकालती बोली, पता लगी पूरी सच्चाई? उसी रात के 2 बजे मुझे लगा संदीप के गूंगेपन का ही पूरा भेद मुझे पता लगने वाला है। गहरी नींद से तो वास्ता ही खत्म हो गया था। दिमाग जब अनुत्तरित सवालों के जवाब तलाशता थक जाता तो झपकी सी आ जाती। बीच बीच में वह झपकी जाने कितनी बार टूटती थी। उस रात जब टूटी तो मैं हक बकाकर उठ बैठी। कारण, संदीप बेड से गायब थे। दिमाग में स्वाभाविक सवाल कौन था? कहाँ गए ये? नजर बाथरूम के दरवाजे की तरफ उठी। वह कमरे की तरफ से बंद था, अर्थात संदीप उसके अंदर नहीं हो सकते। मुकम्मल कमरा खाली पड़ा था। गहरा सन्नाटा था वहां। केवल बॉल क्लॉक की टिक टिक गूंज रही थी और फिर उसी टिक टिक के कदमों से मेरे दिल की धक धक कदम मिलाने लगी। दिमाग से सारे सवाल काफूर हो चुके थे। सिर्फ एक ही सवाल एनलार्ज होकर दिमाग की स्क्रीन पर उभरा। रात के इस वक्त कहाँ चले गए संदीप? बैल्कनी की तरफ खुलने वाला दरवाजा भी कमरे की तरफ से बंद था। केवल मुख्य द्वार का डंडाला सरका हुआ था। स्पष्ट हो गया वे उसी के माध्यम से बाहर गए हैं। कहाँ कहाँ गए हैं? बंगले ही में कहीं या बंगले से बाहर चले गए हैं? इस सवाल का जवाब पाने की लालसा मेरे अंदर इतनी तेजी से बलवती हुई थी कि ना जाने कब बेड से उछलकर फर्श पर सीधी खड़ी हो गई। जिस्म पर केवल नाइटी थी, गाउन नहीं था। गाउन डाले बगैर मैं उस रात से पहले कभी बेडरूम से बाहर नहीं निकली। बेड के नजदीक ही टंगा रहता था वह, मगर उस रात उसे पहनने का ख्याल ही दिमाग में नहीं आया। लपक कर मुख्य द्वार के नजदीक पहुंची, उसे खोला और गैलरी में आ गई। वहां अंधेरा था, सन्नाटा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मगर उस बंगले में रहते हम 1 साल हो चुका था, अतः अंधेरे के बावजूद आगे बढ़ने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। दिक्कत थी तो केवल यह कि अपने ही घर में मुझे डर लग रहा था। पहली बार हो रहा था ऐसा। बावजूद इसके मैं लॉबी में पहुंच गई। स्टडी कम लाइब्रेरी के दरवाजे और फर्श के बीच की झिर्री से हल्की सी रोशनी नजर आई। मैं समझ गई वहां कोई है। कोई क्या, यही होंगे। मगर रात के इस वक्त में वहां क्या कर रहे हैं? पहले तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर दिमाग ने कहा, जासूसी कर कविता, जासूसी। अगर उन्हें पहले ही पता लग गया मैं इधर आ रही हूँ तो वे क्या कर रहे हैं उसे छिपा लेंगे। इस विचार ने मुझे दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाया। बिल्ली की मानिंद अपनी मंजिल पर पहुंची। मुझे नहीं पता दरवाजा केवल ढका हुआ था या बंद था। मैंने हाथ तक नहीं लगाया उसे, केवल थोड़ा सा झुकी और आंख की होल से सटा दी। लाइट रूम की नहीं, कंप्यूटर की ऑन थी। कमरा धुएं से भरा पड़ा था। धुआं उनके होठों में फंसा सिगार उगल रहा था। कमरे में खटखट की आवाज गूंज रही थी। उनकी 10 उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बड़ी तेजी से थिरक रही थी। जाहिर था वे कुछ लिख रहे थे। कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी तरफ नहीं थी, इसलिए चाहकर भी नहीं देख सकती थी कि वे क्या लिख रहे हैं। मगर चेहरा स्क्रीन के ठीक सामने होने के कारण साफ चमक रहा था। चेहरा ही क्यों, उस पर मौजूद एक एक भाव चमक रहा था। और अगर मैं यह कहूं कि भाव ही नहीं, उनके चेहरे की त्वचा के अंदर मौजूद एक एक नस भी चमक रही थी तो गलत ना होगा। वे ऐसा कुछ लिख रहे थे जिसने उन्हें बुरी तरह उत्तेजित कर रखा था, शायद उतना ही जितना अपने बर्थडे वाले रोज थे। मैं इतनी दूर से उनके मस्तक की नस को फड़फड़ाते देख सकती थी। चेहरा सुर्ख था और सख्त, होठ कांप रहे थे। दोनों हाथों की कीबोर्ड इस तरह पीट रही थी मानो उसे तोड़ डालना चाहती हूँ। उनकी इसी अवस्था ने मुझे बताया कि वे वही लिख रहे हैं जो किसी को बता नहीं रहे। चलो अच्छा है, मैंने सोचा, मन हल्का हो जाएगा। मगर मेरे मन में ख्याल आया, मेरे मन में का क्या होगा, ये कैसे हल्का होगा? जो वे लिख रहे हैं
उसे पढ़ लूंगी। वाह, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये विचार मेरे दिमाग में आते ही मैं रोमांचित हो उठी। दिल ने कहा, लिखो बच्चों, जमकर लिखो, अपनी पूरी भड़ास निकाल दो कीबोर्ड पर। अब तो यही जरिया रह गया है तुम्हारे दिल में झांकने का। मैं देखती रही, वे लिखते रहे। उंगलियां जब रुकी तो सुबह के 4 बजे थे। कुछ देर तक कसर की मदद से वे अपने लिखे को पढ़ते रहे। पढ़ते वक्त भी उनका चेहरा बार बार उत्तेजित हो उठता था। कुछ देर बाद उन्होंने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं बड़ी तेजी के साथ अपने स्थान से हटी, मगर कुछ ही दूर पहुंचकर एक पिलर की बैक में छिप गई। करीब 2 मिनट बाद संदीप दरवाजे पर नजर आए। वहां का ताला लगाकर चाबी जेब में डाल ली। मैं उनसे पहले बेडरूम में पहुंच गई थी। जब वे आए तो सोने का नाटक करती रही। वे भी तो बहुत आहिस्ता से दरवाजा खोलकर चोरों की मानिंद आए थे। दबे पांव बेड के नजदीक पहुंचे और फिर खुद को इस तरह बेड पर लिटा दिया जैसे कांच के बने हों। एक बार फिर जब दिमाग थक गया तो झपकी आ गई। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।